नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। और क्या चल रहा है जीवन में? अच्छा, पढ़ाई चल रही है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई एक महत्वपूर्ण साधन है। निर्धन का सबसे बड़ा धन शिक्षा ही होती है, तो इसलिए आप शिक्षा को ग्रहण करें और आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सेलेक्ट होना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हिंदी में आप लोगों की संधि चल रही थी, हिंदी में जो हम चैप्टर चला रहे हैं वो आपकी संधि चला रहे हैं, और मैंने आपको संधि में विसर्ग संधि आपकी पूरी समाप्त कर दी। ठीक है, मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई, गुण संधि पढ़ाई, यड़ संधि पढ़ाई, अयादि संधि पढ़ाई, वृद्धि संधि पढ़ाई। आपको इन पांचों संधि में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो पांचों संधि के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, आपके विसर्ग संधि आज प्रारंभ करते हैं। कौन संधि प्रारंभ करते हैं? विसर्ग संधि आज की हम प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग बच्चों, विसर्ग संधि। सबसे सिंपल जो संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि में परिभाषा लिखेंगे कि विसर्ग के बाद कोई स्वर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है। ठीक है, स्वर के बाद व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मनोरथ। तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? मनः धन रथ। क्या हो जाएगी? मनः धन रथ। ठीक है, अब ये कैसा हुआ तो ये आपको नियम के बाद पता चलेगा। पहले मैं आपको परिभाषा समझाता हूं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से और उनके मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। एक और देख लेते हैं, यशोदा। तो यशोदा का जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा? यश धन दा। तो सेम फॉर्मेट रहेगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसके मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है, लगातार संधि पढ़ाई है तो उसकी वजह से स्वर और व्यंजन याद आ जाता है, तो विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम नियमों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? के नियमों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि नियमों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आपका जो असली समझ है वो यहां से उत्पन्न होता है। ये तो केवल एक मात्र परिभाषा थी विसर्ग संधि की कि विसर्ग संधि होती क्या है। हम पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर पहला। तो पहला नियम ये कहता है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ, विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में भी छोटा आ अथवा
अथवा सघोष। सभी लोग जानते हैं सघोष क्या होता है? सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण जो होता है कि वह प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वह आपका सघोष होता है। यह लिख देता हूं मैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वह आपका सघोष कहलाता है। ठीक है, वर्ण हो या, ये सब विसर्ग के पहले की कहानी चल रही साहब, इसकी विसर्ग के पहले कहानी चल रही है। और बाद में भी आ हो, अथवा सघोष वर्ण हो, या रा ला वा हो, यारा लावा हो, या हा भी छूट गया, यारा लावा हा, आया हो, तो विसर्ग का जो विसर्ग लगा होगा तो विसर्ग का ओ बन जाता है, यानी विसर्ग और कोई वर्ण मिलकर ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्मेट से भी देख सकते हैं कि विसर्ग का उ हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। यह उ जो उ है वह पूर्ववर्ती आ से मिलकर, यानी पूर्ववर्ती, यानी कि जो इससे पहले यदि विसर्ग जैसी ऐसे किसी लगा होगा इससे, तो इससे मिलकर ये वाला फॉर्मेट मिलकर आधन विसर्ग मिलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह उ में, यानी कह रहा है ना पूर्ववर्ती, इससे पूर्ववर्ती आ से मिलकर, किससे मिलकर? पूर्ववर्ती आ से मिलकर उ में परिवर्तित हो जाता, ओ में परिवर्तित हो जाता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये आपकी समझ में नहीं आई होगी। ये आपकी किताबी भाषा है। ये कैसी भाषा है? आपकी किताबी भाषा है। अब अपनी भाषा में चलते हैं, किताब से पढ़ के देख लिया, अब अपनी भाषा में देखते हैं कि विसर्ग के बाद, किसके? विसर्ग के बाद आ कॉमा सघोष वर्ण, उसको छोड़ दो, इसको समझते। विसर्ग के बाद, ठीक, विसर्ग के बाद आ या सघोष वर्ण या रा ला वा और हा आ जाए, यानी इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आपका आ जाता है, तो विसर्ग और ये वर्ण मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तो ओ का निर्माण करेंगे। किसका? ओ का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसमें बात केवल यहां समझ नहीं आई होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब ये था कि विसर्ग से पूर्ववर्ती, यानी कि ये आ, जैसे कोई व्यंजन लिखा है, का लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो पूर्ववर्ती है ये आई तो है, ये आ मिलकर उ से गुण संधि के आधार पर किसमें बदल जाता है? तो ओ में बदल जाता है। केवल इसका ये मतलब था। आप इसको ना समझे, सरल भाषा को समझे, क्योंकि एग्जाम में आपके सरल भाषा ही काम आएगी कि विसर्ग के बाद आ सघोष वर्ण यारा लावा हा आए तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कुछ संध्या लिखते हैं, जैसे मनोविकार, पहला शब्द लिखेंगे मनोविकार, दूसरा लिखेंगे मनोरथ, तीसरा लिखेंगे मनोयोग्य, चौथा लिखेंगे मनोहर, बहुत बार पूछी जाती है मनोहर भैया, मनोहर। ठीक है, ये देखने में तो हमें गुण संधि जैसी लगती है, ये देखने में तो हमें गुण संधि जैसी लगती है,
लेकिन ये गुण संधि है नहीं। गुण संधि का आपको जो फॉर्मेट पता होना चाहिए, वह गुण संधि का भैया जो फॉर्मेट होता है वह आ धन ऊ से ओ बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस से पहले आ होना चाहिए और प्लस के बाद ऊ होना चाहिए, तब वो आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। लेकिन इस संधि में ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि विसर्ग के बाद में आ और सघोष वर्ण आता है या यारा लावा हा आते हैं, तो ये वर्ण मिलकर पूर्ववर्ती मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जहां ए की मात्रा ओ की मात्रा लगी है, उस वर्ण से पहले हम क्या लगा देंगे, केवल विसर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? केवल विसर्ग लगा देंगे और कुछ नहीं है इस संधि में, और कुछ नहीं है। और बाद बाकी जो शब्द हैं उनको हम वैसे की वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका विकार, ये हो जाएगा आपका रथ, ये हो जाएगा आपका योग, और ये हो जाएगा आपका हर। इसमें और व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में और व्यंजन संधि में केवल और केवल आपको नियम ही याद करने हैं। नियम ही आपके सर्वोपरि हैं। नियम याद नहीं है तो आप देखकर संधि को नहीं बना सकते, क्योंकि ये मनोविकार लिखा है तो आधे बच्चों का ध्यान कहाँ चला जाएगा, गुण संधि पर चला जाएगा। समझ आ गई? लिख लीजिए। अगला नियम, नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको रफ कर देता हूं। ज्यादा देखिए, ज्यादा आप प्रेशर बनाएंगे दिमाग पर तो वो आपको प्रेशराइज कर देगा। ना आपको एक बात समझ आएगी, ना आपको दो बात। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां एक बार में जो चीज समझ सिंपल तरीके से आ रही हो उसी को अपना लो। उसको क्या करो, आप अपना लो। ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? हाँ, अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 कहता है बाबूजी, यदि विसर्ग के पहले आ हो, किसके? विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद, कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ हो, तो हम विसर्ग से पहले क्या लगा लेते हैं, आ लगा लेते हैं। विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद, और उसके बाद का, ख, पा और फा हो, तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल। हमने कहा कि विसर्ग के पहले आ हो तो हमने विसर्ग के पहले आ लगा लिया था। विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज समझ में आई? तो प्रैक्टिकल करते, देखिए सारी चीज प्रैक्टिकल समझ में आती है। देखिए का वाला फॉर्मेट करते हैं। का वाले फॉर्मेट में देखेंगे तो प्रातः काल, प्रातः काल, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रातः काल। किस आधार में पढ़ते हैं मैंने, प्रातः काल। ठीक है? अगला फॉर्मेट देखते हैं, जैसे पय पान, पय पान। ठीक है? तो पय धन पान। ठीक है? कुछ नहीं करना है, सिंगल सा इन दोनों शब्दों के बीच में आपको क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। क्या लगा देना है आपको, विसर्ग लगा देना है। ठीक है? जैसे अध फलित, अध फलित, तो अध धन फलित आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ हो, तो देखो विसर्ग के पहले आ यहाँ है, आ यहाँ है और आ यहाँ है। और विसर्ग के बाद का हो, पा हो और फा और खा हो, तो वो आपका क्या बन जाता है, तो आपका वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? अब नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 देखते हैं कि नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद च या छ आता है। विसर्ग के बाद च या छ आता है तो वह श में परिवर्तित हो जाता है।
किसमें परिवर्तित हो जाता है? स में परिवर्तित हो जाता है। शर्त यही है कि विसर्ग के बाद छ या च या छ आता है तो वह स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, निश्चल, 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 निश्चय, निश्चय, निश्छल, निश्छल। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा। कह रहा है कि विसर्ग के बाद च या छ आता है तो वह स में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? यदि स से पहले, अगर इसके फॉर्मेट को देखें कि विसर्ग के बाद स आ जाता है, विसर्ग के बाद स आ जाता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आपके विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हरिह धनचंद्र, ये हो जाएगा निह धन चल, ये हो जाएगा निह धन चय, ये हो जाएगा निह धन छय। बहुत सिंपल, इससे सिंपल संधि आपको मिलेगी नहीं। अगर आपको नियम याद हैं तो आप प्रत्येक चीज कर ले जाएंगे, और आपको नियम याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने यहाँ एक चीज समझी कि प्रत्येक चीज में आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके जीवन जीने में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके बात करने में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में डिसिप्लिन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके अध्ययन कृत में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज व्यक्ति के अगर कोई है तो वह डिसिप्लिन है। क्या है? अनुशासन है। अनुशासन ही आपको जीना सिखाती है और समय का पाबंद होना भी सिखाती है। तो समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। अगला नियम देखते हैं, चौथा। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम तीसरे से और सिंपल है। तो चौथा फॉर्मेट देखेंगे कि विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद टा या ठा आता है। बताओ क्या आता है? टा और ठा आता है तो वह विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। देखें कैसे? धनुष टंकार, तो ये जो सा है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये वाला सा विसर्ग में परिवर्तित हो गया था प्रत्येक में, अब ये जब सा को परिवर्तित करेंगे तो ये विसर्ग और चा मिलकर इस वाले सा का उच्चारण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे? सा का निर्माण करेंगे। कैसे? विसर्ग और छा मिलकर सा का निर्माण करेंगे। वैसे ही स और टा मिलकर विसर्ग का निर्माण करेंगे, और स और टा मिलकर विसर्ग। ठीक है, जैसे धनुह धन टंकार, धनुह धन टंकार। ठीक है, विसर्ग ने मिलकर, विसर्ग और टा मिलकर किसका निर्माण किया? षटकोण वाले सा का निर्माण किया। एक शब्द और देखते हैं, जैसे दुष्ट, दुष्ट। ठीक है, दुष्ट, तो दुष्ट का हो जाएगा दुह धन टा, दुह धन टा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? एक शब्द मैं लो आप लोगों को देता हूं, तथस्तंकार। ये बहुत आता है एग्जाम में, तो वही फॉर्मेट है, तह धन टकार। ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। यहां से विसर्ग उठाएंगे, यहां से ठा उठाएंगे, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मेट देखते हैं, पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 कहता है कि विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले ई या उ आता है। विसर्ग से पहले ई या उ आता है, और विसर्ग के बाद क, ख, प और फ आता है।
तो वह सा में परिवर्तित हो जाता है, यानी षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। शर्त क्या है कि विसर्ग से पहले ई या उ आता है और विसर्ग के बाद क ख और प और फ आता है तो वह सा में परिवर्तित हो जाता है, षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। देखते जैसे बहिष्कार, बहुत बार आपको पेपर में देखने के लिए मिला होगा बच्चों, बहिष्कार। दूसरा निष्कपट, निष्कपट और निष्फल, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट होती है साबित, निष्फल। तो देखो ये हो जाएगा बहिः धनकार, निह धन कपट और निह धन फल। कहा कि विसर्ग के पहले ई हो और विसर्ग के बाद का हो तो वह सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से पहले नी और विसर्ग के बाद का हो तो वह सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से पहले ई और विसर्ग से पहले फा हो तो वह षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। और का विसर्ग और का मिलकर क्या बन जाता है आपका, सा बन जाता है। तो बहिष्कार बन गया, निष्कपट बन गया, निष्फल बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, छठा नियम देखते हैं। छठा नियम क्या कह रहा है, लग रही है ना सिंपल। छठा नियम कहता है विसर्ग के बाद या केवल विसर्ग के बाद त थ श आता है तो वह श में परिवर्तित हो जाता है। आदेश श में परिवर्तित, सफेरा वाले आदेश श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमस्ते, जैसे हो जाएगा आपका भैया नमस्ते। निस्तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज। निस्तेज के बाद में निस्साहस, निस्साहस। निस्साहस के बाद में हो जाएगा आपका दुस्सह, दुस्सह। और दुस्सह के बाद में आप हो जाएगा निस्तार कर लेते हैं, निस्तार एक शब्द लिख लेते हैं, निस्तार। तो नमस्ते का हो जाएगा नमः धनते और इसका हो जाएगा निह धन तेज। निस्साहस का हो जाएगा निह धन साहस और दुस्सह का हो जाएगा दुह धन सह और ता का निस्तार का हो जाएगा निह धन तार। ठीक है, तो देखिए यहाँ विसर्ग मिला और ता मिला, आदेश सा में परिवर्तित हो गया। यहाँ सा या विसर्ग मिला और ता मिला, आदेश सा में परिवर्तित हो गया। यहाँ सा मिला, विसर्ग मिला और सा मिला, आदेश सा में परिवर्तित हो गया। यहाँ विसर्ग और सा मिला तो आदि में परिवर्तित हो गया। बताइए कि नहीं बताइए, सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल संधि है, बस केवल आपको नियम याद करने की आवश्यकता है। इससे सिंपल आपको संधि मिलेगी नहीं, इससे आपको संधि मिलेगी नहीं। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 ये कहता है आ और आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, यदि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, बड़ा आ को छोड़कर विसर्ग आता है तो विसर्ग के बाद स्वर यानी आ स्वर या सघोष वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? सघोष वर्ण आते हैं या यारा लावा आते हैं, या यारा लावा आते हैं तो वह आधे राम में परिवर्तित हो जाता है। तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? राम में परिवर्तित हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं,
विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर विसर्ग के बाद स्वर सघोष वर्ण यारालावा आते हैं तो वह रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आशीर्वाद, भाई साहब आपको ना जाने कितने पेपर में ये शब्द देखने को मिला होगा, आशीर्वाद। दुरात्मा, बहुत दुखती है भाई साहब आत्मा, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी अगर व्यूज नहीं आते, लाइक नहीं आते और सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता तो बड़ी समस्या आती है। पर कोई बात नहीं, हम कर्म करते रहेंगे, बस आपको पढ़ाते रहेंगे। निरीक्षण, ये बड़ा कठिन शब्द आ गया, निरीक्षण। यहां थोड़ी कठिनाई साबित हो सकती है यहां पर, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, मान ली शर्त साहब, और विसर्ग के बाद स्वर हो या सगोष हो या यारालावा हो तो वह रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आशीर्वाद में देखेंगे, आशीर्वाद में देखेंगे आशीह धन वाद, भाई आ और आ तो आई नहीं, मात्रा आई, ठीक है, और यहां दुह धन आत्मा हो जाएगा, दुह धन आत्मा हो जाएगा, ये दुह धन बल हो जाएगा, ये निह धन गुण हो जाएगा, और ये निह धन एक क्षण हो जाएगा, एक क्षण हो जाएगा। इसने क्या कहा था कि विसर्ग के बाद स्वर सघोष या यारालावा आए, लेकिन विसर्ग से पहले आ और आ नहीं आना चाहिए। तो विसर्ग से पहले देखो कहीं भी आ या आ नहीं है, कहीं पर ऊ है तो कहीं पर ई है, ठीक है। और यहां देखेंगे तो विसर्ग वा मिला तो राम परिवर्तित हो गया, विसर्ग आ मिला तो राम परिवर्तित हो गया, विसर्ग और बा मिला तो राम परिवर्तित हो गया, विसर्ग और यू ऊ गा मिला तो विसर्ग में परिवर्तित हो गया, सॉरी राम है, और विसर्ग और ई मिला तो राम परिवर्तित हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। और देख लेते हैं यदि कोई और भी इंपोर्टेंट हो तो। मेरे हिसाब से इतना मैंने आपको विसर्ग संधि में पढ़ाया है, लगभग 7 नियम, और 7 नियम यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको एक बेहतर नंबर आपकी परीक्षा में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो विसर्ग संधि को हम यही विराम करते हैं। तो कल मैं आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि के कुछ अच्छे उदाहरण जो परीक्षाओं में विगत आए हुए हैं, मैं उन शब्दों को लिखूंगा और हम लोग क्या करेंगे, कल संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 50 शब्दों की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।